सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की सेकंड क्लास जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिए और आप अगर आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास का ये टेस्ट है 70 क्वेश्चंस का। अगर आप इस क्लास में 70 में से 55 नंबर लेकर आते हो तो आपकी तैयारी ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता? देखिए, अमाशय से स्रावित कौन सा एंजाइम है वो अमाशय से स्रावित नहीं होता। रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज और अग्नाशयी लाइपेज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। जो अग्नाशयी लाइपेज है ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, ना कि अमाशय से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखें हम रेनिन के बारे में, तो रेनिन क्या करता है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है केसीन और दूध के अंदर शर्करा होती है लैक्टोज, उनको पचाने का काम रेनिन के द्वारा किया जाता है। और इसी के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं वो वोमिटिंग करते हैं, जो दूध वो फटा हुआ दूध होता है तो वो रेनिन के कारण ही होता है, यानी दूध का भी पाचन ये करता है। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है। यह प्रोटीन को पेप्टोइड में बदलता है। तीसरी है जठर लाइपेज की। तो जठर लाइपेज है यह वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए और क्लास के पूरी होने के बाद में आपके जितने क्वेश्चन राइट होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम बात करें तो यहाँ टाइलिन है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लाइसोजाइम यह जो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जो जीवाणु विषाणु चले जाते हैं उनको समाप्त करने का काम करता है। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यह प्रोटीन को पेप्टोइड में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डी अगर बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज छोटी आंत के द्वारा इसका स्राव होता है और यह भी वसा का पाचन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है एल्ब्यूमिन जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। 2 नंबर केसीन ये दूध के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन है। तीसरा जठर लाइपेज, यह अमाशय के अंदर पाया जाता है। और एक्टिन व मायोसिन जो है यह मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा केसीन जो कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? दोस्तों, आप अपने आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्रावण है आहार नाल के कौन से भाग से शुरू होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर अमाशय ध्यान रखना है आपको। अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, ये शुरू होता है, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है?
ग्लोसाइटिस रोग, फ्लोरोसिस रोग, लीवर सिरोसिस रोग। देखिए, ग्लोसाइटिस रोग एक जीभ से संबंधित बीमारी है और फ्लोरोसिस रोग जो बात करें तो फ्लोरोसिस रोग है, यह दांतों में होने वाला रोग है फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर लीवर सिरोसिस है ऐसे व्यक्तियों का लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्तियों का लीवर डैमेज हो जाता है, उस रोग को सिरोसिस रोग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? एक वयस्क व्यक्ति का, तो वयस्क व्यक्ति के अंदर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर इस टाइप से दांत होते हैं। इंसीजर को कर्तनक कहा जाता है, 8 दांत होते हैं। केनाइन को रदनक कहा जाता है, 4 दांत होते हैं। प्रीमोलर को अगर चौर्णक कहा जाता है, 8 दांत होते हैं। और मोलर को चौर्णक कहा जाता है, 12 दांत होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जबड़ा इस अकॉर्डिंग है, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, और ऐसे बांट दें तो 4 भागों में बढ़ जाएगा। तो इंसीजर में 4 का भाग दें तो कितना आएगा? 2। केनाइन में 4 का भाग दें तो आएगा 1। प्री मोलर में 4 का भाग दें तो आएगा 2। और मोलर में 4 का भाग दें तो आएगा 3। तो 2 1 2 3 बटा 2 1 2 3 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 2 3 बटा में 2 1 2 3। तो यह वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ किरेटिन, इनेमल, डेंटाइन, पल्प गुहा या मज्जा गुहा। तो यहाँ अगर बात करें, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है वो इनेमल होता है, दांत का इनेमल होता है, ये ध्यान रखिए। और दांत हैं, दांत का जो सर्वाधिक शीर्षमान भाग होता है उसे डेंटाइन कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए, सबसे कठोर भाग पूछे, ऊपर का जो ऐसे लेयर बनी होती है ये बना होता है इनेमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का सर्वाधिक भाग किसका बना होता है? इनेमल, डेंटाइन, पल्प गुहा। तो ये आगे का जो भाग दिख रहा था इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। तो दांत का सर्वाधिक भाग है डेंटाइन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेमल बना होता है NaCl, NaHCO3, HCl, Ca3, PO4 होल ट्वाइस। तो यहाँ आपसे पूछा गया है इनेमल किसका बना होता है? तो इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इस टाइप से ये नहीं बना होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है। और यहाँ पर अगर बात करें Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो ये है कैल्शियम फास्फेट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत होते हैं, मनुष्य के दांत होते हैं हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफाइकोडोंट, उपयुक्त सभी। देखो, हेट्रोडोंट का मतलब होता है हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और डोंट का मतलब होता है दांत। तो जैसे शाकाहारी और मांसाहारी या अलग अलग मनुष्यों में जो दांतों की स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग टाइप से होती है, तो हेट्रोडोंट भी होते हैं। थीकोडोंट की अगर बात करें तो थीकोडोंट का मतलब होता है एम्बेडेड इन गम्स या मसूड़ों में दसे हुए। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, थीकोडोंट। डाइफाइकोडोंट का मतलब होता है ऐसे दांत जो 2 बार आते हैं। तो आपको पता है मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं और दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। टेम्परेरी 20 होते हैं और परमानेंट 32 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, डाइफाइकोडोंट मतलब 2 बार आते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? दांतों का अध्ययन, तो यहाँ हिपेटोलॉजी की अगर बात करें, हिपेटोलॉजी होता है लीवर का अध्ययन होता है। ओस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। ओडेंटोलॉजी जो होता है
उसे कहते हैं दांतों का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी। और मायोलॉजी होता है मांसपेशियों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का निर्माण कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी दांत हैं कौन कौन से तत्व से मिलकर बने होते हैं। कैल्शियम व फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, मैग्नीशियम और आयरन, सोडियम और कोबाल्ट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, दांतों में जो दांत हैं वह कैल्शियम व फास्फोरस के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों का निर्माण कौन से प्रोटीन से होता है। दांतों का निर्माण कौन से प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन से होता है मांसपेशियों का निर्माण। ओसिन प्रोटीन से होता है दांतों का निर्माण। ग्लोबिन प्रोटीन, यह ऑक्सीजन को बांधने में सहायता करता है। और हिस्टोन प्रोटीन, यह डीएनए में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओसिन प्रोटीन है वह दांतों का निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। स्थायी दांतों की संख्या 20, अस्थायी दांतों की संख्या 20, द्विबार दांतों की संख्या 20 और कुल केनाइन या रदनक दांतों की संख्या 4। तो यहाँ हम बात करते हैं स्थायी दांतों की। तो स्थायी दांत या तो होते हैं 32 या होते हैं 12, 32 या 12। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल असत्य है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है क्योंकि इन्हें मिल्की टूथ कहा जाता है। 8 साल में टूटने के बाद धीरे धीरे ये वापस आते हैं। द्विबार दंती ऐसे दांत जो टूटकर वापस आए तो वो 20 होते हैं जिन्हें मिल्की टूथ कहा जाता है। और कुल केनाइन या रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी में कौन सा दांत गजदंत टस्क दांत के रूप में बाहर निकला हुआ होता है। तो हाथी का जो ऊपरी जबड़े का इंसाइजर या कर्तनक दांत है वो बाहर निकला हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी जबड़े का इंसीजर या ऊपरी जबड़े का कर्तनक दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसीजर यानी मिलान करना है। तो इंसीजर या कर्तनक दांतों का काम क्या होता है। इंसीजर या कर्तनक दांतों का काम होता है काटने का काम होता है। केनाइन का काम होता है, केनाइन या रदनक, इसका काम होता है चीर फाड़ करने का। तो बी का जो ए का ऑप्शन हो जाएगा बी काटने का कार्य और बी का हो जाएगा ए प्री मोलर व मोलर हैं जो इन्हें प्री मोलर व मोलर ही बोलते हैं। और चिकटित होता है जो ये भोजन को चबाने का काम करता है। यह प्री मोलर व मोलर का काम भी होता है भोजन को चबाने का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। तो मनुष्य की मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। तो एक तो पैरोटिड होती है, एक सब मैंडिबुलर होती है और एक सब लिंगुअल होती है। तो यह 3 जोड़ी होती है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है मुख में, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान है जो 6.2 से लेकर 7.6 तक होता है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन एंजाइम जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है और वह माल्टोज बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और लाइसोजाइम होता है बाहर से आए हुए कीटाणुओं को नष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों ही एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च या मंड
को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम का कार्य होता है। लाइसोजाइम जो काम करता है यह बाहर से आए हुए कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोइड में तोड़ना। और रेनिन का काम होता है केसीन व लैक्टोज शर्करा का पाचन करना। इसी के द्वारा बच्चे फटा हुआ दूध बाहर निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से प्राप्त होती है? यानी जीभ है, जीभ का इस टाइप से भाग है, ये आगे का भाग है, ये इस टाइप से ये पार्श्व भाग है और ये पीछे का भाग है। जीभ का जो आगे का भाग होता है मीठेपन को महसूस करता है और पीछे का पश्च भाग होता है कड़वेपन को महसूस करता है। और ये पार्श्व भाग है ये अम्लीयता को महसूस करता है या खट्टेपन को महसूस करता है। और जो ये मध्य भाग होता है, वैसे तो यहाँ पर कोई भी ग्लैंड्स या ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए यह नमकीन का अनुभव करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कड़वे की जानकारी, तो कड़वे की जानकारी जीभ का जो पश्च भाग होता है यह कड़वे की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है मिलान कीजिए भोजन के पाचन की शुरुआत। तो ये मुख गुहा नहीं है, इसे आप मुख ही ध्यान रखिए। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। सेकंड है भोजन के पाचन की रासायनिक शुरुआत मुख गुहा से होती है। भोजन का सामान्य पाचन आमाशय में होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कावी का सर्वाधिक पाचन मुख गुहा में होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है। वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है और वसा के पाचन की शुरुआत आमाशय में होती है। तो ये सारे मिलान बिल्कुल सही हैं, सारे मिलान बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? तो आहार नाल का ग्रसनी और ग्रसिका या ग्रासनाल, ग्रसनी या ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। यह केवल और केवल भोजन और श्वसन मार्ग को निर्देशित करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन या क्रॉस भाग कौन सा होता है? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का जो कॉमन या क्रॉस भाग होता है वो ग्रसिका होता है। ग्रसिका जो कि इन दोनों का ही कॉमन भाग होता है। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होता है। ग्रसनी है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन या क्रॉस पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? देखिए ग्रसनी के दो भाग होते हैं, एक तो होता है गलट और दूसरा होता है ग्लोटिस। गलट है यह ग्रास नली में खुलता है, भोजन को भेजने का काम करता है। और ग्लोटिस है यह श्वास नली में खुलता है और श्वास को आगे भेजने का काम करता है। तो यहाँ पर पूछा है भोजन को ग्रसनी के किस भाग से आमाशय तक पहुंचाया जाता है? तो गलट भाग से आमाशय तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से गलट, ग्लोटस, एपिग्लोटस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है एपिग्लोटस जो कि है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, यह काम होता है एपिग्लोटस का। एपिग्लोटस का यह काम होने के कारण इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है?
ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ये बात ध्यान रखिए, अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो ये ध्यान रखिए कार्डियक भाग होता है जो इसमें पहुंचता है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस का स्त्रावण होता है। जठर रस, देखिए जठर रस का स्त्राव जठर ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है और वह जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? तो दूध में केसिन प्रोटीन है, दूध में पाया जाता है। ओसीन प्रोटीन है, दांतों के निर्माण में सहायक होता है। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा है, दूध में पाई जाती है। और ग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बांध कर रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पेरा कैसीन में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसके कारण बच्चे फटा हुआ दूध मुख से बाहर निकालते हैं? तो ये एंजाइम होता है रेनिन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज जो कि छोटी आंत के द्वारा निकाला जाता है और लाइपेज का कार्य होता है वसा का पाचन करना। उसी तरह पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन को पेप्टोइड में तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो अमाशय में ऐसा कार्य कौन करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन होता है प्रोटीन को पेप्टोइड में या प्रोटीएज में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? अमाशय में जो वसा के पाचन की शुरुआत है वो कौन सा एंजाइम करता है? तो यहाँ टाइलिन की अगर बात करें हम तो टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। लाइसोजाइम है, यह बाहर से आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। और जठर लाइपेज है, यह अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जठर लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण अमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण अमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो म्यूकस कोशिकाओं से। म्यूकस कोशिकाएं, देखिए शरीर के अंदर जो पेट है, पेट के अंदर की परत है उसे म्यूकोसा कहा जाता है, वहीं पर ये म्यूकस कोशिकाएं पाई जाती है। चीफ कोशिकाओं से ऑक्सीटॉन्सिक या पैराटाइल कोशिकाओं से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण है अमाशय में स्थित ऑक्सीटॉन्सिक या पैराटाइल कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य बताइए। जीवाणुओं को नष्ट करना, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करना। तो ये तीनों के तीनों ही सही हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन एक और होना था, उपयुक्त सभी। तो ये ध्यान रखिए, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? अमाशय में जो भोजन है पच जाता है, पूर्णतः नहीं पचता है, अल्पचित भोजन कहा जाता है। देखिए मुख के अंदर जो निगला हुआ भोजन होता है इसे बोलस कहा जाता है और पेट के अंदर जो अल्पचित भोजन होता है इसे काइमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वपाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? तो ये ध्यान रखिए, अमाशय को HCl पेट है, पेट के बाहर इस टाइप से एक
तरल पदार्थ होता है जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं। यह अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में 8 वर्ष तक स्रावित होता है? तो मैंने बताया आपको कि बच्चे किसके कारण फटा हुआ दूध मुख से बाहर निकालते हैं, तो वह रेनिन एंजाइम होता है। यह 8 वर्ष तक बच्चों में एक्टिव रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? देखिए, भोजन के पाचन का जो प्रारंभ है वह तो मुख से होता है, लेकिन सर्वाधिक पाचन व अवशोषण का काम है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है? तो छोटी आंत के 2 भाग होते हैं, एक तो ग्रहणी या ड्यूडेनम कहते हैं और दूसरा होता है इलियम। तो यहाँ पर जो ग्रहणी भाग है वह अमाशय से जुड़ा होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान कौन सी शाखा में किया जाता है? देखिए, जो लीवर का अध्ययन है वो किया जाता है हिपेटोलॉजी के अंदर, हिपेटिक सेल के अंदर। कॉन्ड्रियोलॉजी के अंदर उपास्थियों का या शरीर की सॉफ्ट बोन का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओंकोलॉजी, कैंसर का अध्ययन किया जाता है। हिपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में आपसे सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत, लेकिन यह एक आंतरिक अंग होता है, ये ध्यान रखिए। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए आपसे त्वचा और ग्रंथि पूछी जाए तो लीवर या यकृत होता है। अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि। अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो थायराइड ग्रंथि आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लीवर या यकृत के संबंध में असत्य है? लीवर ध्यान रखिए, लीवर या यकृत के संदर्भ में असत्य है। तो पित्तरस का स्त्रावण पित्ताशय से होता है, यह पहला ही गलत है। पित्तरस का स्त्रावण यकृत से होता है। दूसरा, लीवर से पित्तरस का स्त्रावण होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, सही है। चौथा, अमोनिया से ऑर्थिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है लीवर में, ये भी सही है। तो बी सी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में, लीवर में, प्लीहा में, मुख गुहा में। दोस्तों, आपके जितने भी आंसर आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और क्लास खत्म होते ही आप इन सारे जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनके आंसर जितने आपके 70 में से नंबर आए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि पता चले सब में कौन टॉपर है। तो कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ध्यान रखिए, कुफर कोशिकाएं लीवर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे पूर्ण पाचक रस के संज्ञा दी गई है? पूर्ण पाचक रस के नाम से किसे जाना जाता है? जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त रस, आंतरीय रस। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। पूर्ण पाचक रस है जो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का संग्रहण या संचय कहाँ पर होता है? देखिए, पित्तरस है, पित्तरस का स्त्राव जो लीवर के द्वारा किया जाता है जबकि ये इकट्ठा होता है गैल ब्लैडर या पित्ताशय के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलरुबिन व बिलवर्निन वर्णक पाए जाते हैं। देखिए, बिलरुबिन अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए
तो इसे पीलिया या शरीर पीला होने लगता है, जिसे रोग बोलते हैं, पीलिया रोग बोला जाता है और यकृत प्रभावित होता है। तो बिलरुबिन व बिलवर्निन वर्णक है जो पित्त रस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? यानी जो भी फैट है उसको तोड़ने का काम कौन करता है? तो यह काम होता है पित्तरस, अग्नाशय रस, जठर रस और आंतरीय रस। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह काम होता है पित्तरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्णीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोर्णीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में भी होता है और लीवर में भी होता है और प्लीहा में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस, जेनोलोसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस और इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहते हैं? जीव जंतु जो अपना भोजन संचित करते हैं वह किस रूप में संचित करते हैं? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में अपने भोजन को संचित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान बताना है। आप कमेंट बॉक्स में सभी पीएच मान को बताइए कि कौन सा पीएच मान किसका है। देखिए, लार का पीएच मान 6.2 से 7.6 के मध्य होता है, लार का पीएच मान। पितरस का पीएच मान 7.7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। यूरिन या मूत्र का पीएच मान 6 होता है और अशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये पीएच मान भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ध्यान रखिए, लार का पीएच मान 6.2 से 7.6, पितरस का पीएच मान 7.7, रक्त का पीएच मान 7.4, अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5, जठर रस का पीएच मान 1.5, दूध का पीएच मान 6.4, यूरिन या मूत्र का पीएच मान 6 और अशुद्ध जल का पीएच मान है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षाणु की तरह कार्य करती हैं, यानी इस तरह से इनगल्फ करने का काम करती हैं, वह कौन सी कोशिकाएं होती है? प्लीहा, कुफर कोशिकाएं, हेंसेन कोशिकाएं और डायोप्टर कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो कुफर कोशिकाएं होती है वह भक्षाणु का काम करती है, यानी कीटाणुओं को मारने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर कुहन की दीवारें पाई जाती है। लीवर कुहन की दीवारें कहाँ पाई जाती है? जिसे आंतरिक रस का स्त्रावण होता है। तो आंतरिक रस का स्त्रावण होता है तो आंत में पाई जाती है। आंत के दो भाग हैं, ग्रहणी और दूसरा है इलियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लीवर कुहन की दीवारें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। सबसे बड़ी लार ग्रंथि की अगर बात की जाए तो यह पैरोटिड ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि होती है, हमारे चेहरे के दोनों ओर पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिए, सबलिंगुअल होती है, जीभ के नीचे पाई जाती है, और यह जो मैक्सिलरी होती है यह एक मीडियम ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं अग्नाशय में स्थित होती है। अग्नाशय में अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है।
जो बीटा कोशिका होती है इसकी खोज जो लैंगरहैंस ने की थी, इसीलिए इसे लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहा जाता है। इससे जो स्रावित हार्मोन होता है इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग मुख गुहा, अमाशय या छोटी आंत। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, लंबा भाग छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर डी 6 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है। 6 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह रोग होता है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन होता है जब ब्लड प्रेशर का सामान्य औसत मात्रा से अधिक हो जाना, और हाइपोटेंशन होता है बीपी का घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सी कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो यह सभी प्रकार के जो एंजाइम हैं यह अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एफ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसाकुरों का कार्य क्या होता है? रसाकुर, ये जिसे विली के नाम से जाना जाता है, आंत में पाई जाती है। यह सबसे ज्यादा अवशोषण का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? दोस्तों आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, और वीडियो खत्म होने के बाद में आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? देखिए, एक कुफर कोशिकाएं होती है, वह जटिल वसा को सरल वसा में तोड़ने का काम करती है। और सेकंड है लैक्टियल कोशिकाएं। अब लैक्टियल कोशिकाएं सरल वसा का अवशोषण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं, यह इंसुलिन के निर्माण को प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है, जल का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है। यानी छोटी आंत से जब खाना पचकर बड़ी आंत में जाता है, तो यहाँ से वह जल औषधियों वगैरह का पाचन करती है बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण आती है? मल में दुर्गंध दो पदार्थ होते हैं, इंडोल व स्केटोल। इंडोल व स्केटोल के कारण मल में दुर्गंध आती है। जैसे यूरिन या मूत्र में दुर्गंध का कारण अमोनिया होता है, उसी तरह मल में दुर्गंध का कारण होता है इंडोल व स्केटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की अगर बात करें तो यह बड़ी आंत है। इस टाइप से ऐसे साइड से सीकम है ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये अपेंडिक्स जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीकम से जुड़ी एक संरचना अपेंडिक्स होती है। यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन और दर्द होता है? तो मम्स बीमारी में पैरोटिड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो मम्स बीमारी में पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर, त्वचा, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। देखिए, बाहरी अंग की बात करें तो त्वचा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आंतरिक अंग की बात की है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन या ठीक होने की क्षमता किसकी पाई जाती है? तो देखिए, मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन या सबसे कम ठीक होने की क्षमता पाई जाती है, जबकि लीवर या यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्त या जहरीले भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है। यानी जो जहरीला भोजन है उसे बिना विषैले भोजन में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। टोटल 70 क्वेश्चन, जो कि अब लास्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? सीकम, कोलन, रेक्टम, इलियम। यहाँ पर देखिए, ये तीनों बड़ी आंत के भाग हैं, जबकि इलियम छोटी आंत का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 70 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र के। आपका स्कोर कितना बना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।